दर्द दिया है, जिस कारण वो आज ऐसे बोल रही है। करीब 2 घंटे बाद आद्यंत रूम में वापस आता है। उसके हाथ में कपड़े का पैकेट था। वो वहीं बेड पर ख्वाहिश के कपड़ों को रखता है। तभी आद्यंत की नजरें बेड पर सो रही ख्वाहिश के ऊपर जाती है। ख्वाहिश अभी भी आद्यंत के साथ में थी। आद्यंत को उसे देख उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। वो देखता है कि ख्वाहिश उसके कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही है, तो वो कपड़ों को वापस से लेकर उसे कबर्ड के अंदर छुपा देता है। कबर्ड के बंद होने की आवाज से ख्वाहिश की नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो आद्यंत को रूम में पाकर वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। तभी आद्यंत तो एक मेड से कहकर उसके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाता है। एक मेड हाथ में फूड ट्रॉली लिए रूम के अंदर आती है और वहां पर उन दोनों का ब्रेकफास्ट रख रूम से बाहर चली जाती है। जैसे ही ख्वाहिश खाने की प्लेट को देखती है तो आद्यंत की तरफ देखकर बोलती है, अरे, मैं उठकर खुद ही आपके लिए बना देती। आपने क्यों किसी को परेशान किया? आद्यंत ख्वाहिश की बात पर उसकी तरफ देख तंज कसते हुए बोला, तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुम क्यों खाना बनाओगी? तुम सिर्फ नाम की मेरी बीवी हो, क्योंकि तुम इसके आगे तो कुछ कर नहीं सकती। ख्वाहिश आद्यंत के कहने का मतलब समझ जाती है, इसीलिए वो चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ जाती है। ख्वाहिश बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी हुई थी। वही ये देख आद्यंत को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने लिए प्लेट में खाना निकाला और आधा खाना खाकर बाकी का वहीं छोड़कर चला गया। ख्वाहिश ये देखती है कि आद्यंत ने पूरा खाना नहीं खाया है। उसने उसके लिए भी छोड़ दिया है। वह यही सोचती है कि भले ही बचा हुआ क्यों ना हो, वही मेरे लिए बहुत है। इतने में ही ख्वाहिश बस खुश थी कि कम से कम आद्यंत ने उसे ये दिया। वो बेड पर से उठती है और सोफे पर जाकर बैठकर वहीं आद्यंत के खाने की प्लेट को अपने हाथ में लेकर खाने लगती है। वहीं बाहर रूम के बाहर खड़ा आद्यंत ये सब कुछ देख रहा था। वही ख्वाहिश को इस तरह से खाते देख उसके होठों पर स्माइल आ जाती है। उसे बहुत खुशी हो रही थी और उसे ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उसने ही ख्वाहिश के अंदर खुद के लिए इतनी नफरत भर दी है। उसने इतना उसे दर्द दिया है कि ख्वाहिश और उसके करीब आने से भी डरती है। उसने ही उसके प्यार को कुचल दिया है। खाना खाने के बाद ख्वाहिश वहीं रूम में बैठी हुई थी। उसे बाहर जाना था, पर वो सोच रही थी कि वो ऐसे कैसे बाहर जाए, क्योंकि अभी वो सिर्फ आद्यंत के शर्ट में थी और इस तरह से तो वो बाहर नहीं जा सकती थी। कुछ सोचते हुए ख्वाहिश उठी और आद्यंत के कबर्ड की तरफ बढ़ गई और उसमें से आद्यंत के ट्राउजर को निकालकर उसे पहन लेती है। हालांकि वो काफी बड़ा था, पर फिर भी ख्वाहिश किसी तरह से एडजस्ट कर लेती है। वो कपड़ा उस पर कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उसे यही पहनना सही लगा। ख्वाहिश रूम से बाहर निकल सीधे आद्यंत के किचन की तरफ बढ़ गई। वो कुछ बनाना चाह रही थी। वो किचन में जब आई तो वहां पर पहले से ही 2 मेड थी। ख्वाहिश को वहां देख एक मेड आकर उसे ग्रिट करते हुए बोली, जी मैडम, आपको कुछ चाहिए? आपको अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके रूम में पहुंचा दूंगी। नहीं, मैं खुद कुछ बनना चाहती हूँ। इतना बोल वो किचन में गैस चूल्हे की तरफ बढ़ गई। वहां पर खड़े दोनों मेड ये देख घबरा रही थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उनके बॉस को ये पता चला कि मैडम यहाँ किचन में काम कर रही हैं, तो शायद सर उन्हें पनिशमेंट देंगे। दोनों ही डरी हुई थीं। वही ख्वाहिश खाना बनाने के लिए कुछ सामान ढूंढने लगी। उसकी नजर उन दोनों मेड पर गई जो डरी सहमी सी खड़ी थी। ख्वाहिश उन्हें इस तरह से डरा हुआ देखकर बोली, अरे, आप लोग ऐसे डर क्यों रहे हैं? क्या आप लोगों को मेरा ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा? आई एम सॉरी। वो एक्चुअली मुझे अपने हाथ का बना खाना ज्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं तो मैं किचन से चली जाती हूँ। इतना बोल ख्वाहिश जाने के लिए मुद्दती है कि तभी वो दोनों मेड एक नजर एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर ख्वाहिश से बोली, मैडम ऐसा कुछ नहीं है। हम तो डर रहे थे कि कहीं सर को इस बारे में पता चला तो वो हमें पनिशमेंट देंगे, इसलिए हम आपको मना कर रहे थे। अरे नहीं, आपके सर आप दोनों को बिल्कुल कोई पनिशमेंट नहीं देंगे।
मैं हूं ना, मैं उन्हें पनिशमेंट देने ही नहीं दूंगी। ख्वाहिश की बात सुन वो दोनों ही मुस्कुरा दिए। तभी ख्वाहिश ने उन दोनों से उनका नाम पूछा। वो मेड मुस्कुराते हुए बोली, मेम, आप नाम जानकर क्या करेंगी? उसकी बात पर ख्वाहिश हंसकर बोली, अरे, जब साथ में किचन में है तो एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। रीना और कविता दोनों ने अपना नाम बताया, जिसे सुनकर ख्वाहिश बस मुस्कुरा दी और फिर उन सबसे पूछकर एक एक सामान को इकट्ठा करके कुछ बनाने लग गई। इस बीच ख्वाहिश और उन दोनों मेड की आपस में बहुत अच्छे से बात होने लगी। उन दोनों मेड को ख्वाहिश का नेचर बहुत अच्छा लगता है। वही आद्यंत स्टडी रूम में बैठा अपने ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा था। वो भले ही ऑफिस नहीं गया था, पर एक इम्पोर्टेंट वर्क आने के कारण वो ऑनलाइन मीटिंग ले रहा था। कुछ देर बाद आद्यंत स्टडी रूम से बाहर आता है तो ख्वाहिश अभी भी किचन में कुछ बना रही थी। वो किचन के पास जाकर बाहर ही खड्डी हो गई। ख्वाहिश की तरफ देखने लगा और फिर अपने कोल्ड वॉइस में बोला, मिस सेक्रेटरी। ख्वाहिश ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत ही बोली, यस बॉस। आद्यंत ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और पीछे मुड़कर वहां से आगे बढ़ते हुए बोला, चलो हमें विजिट के लिए जाना है। ये सुनकर ख्वाहिश तुरंत ही अपना है हैंड वॉश करती है और आद्यंत के साथ बाहर आ जाती है। वो आकर आद्यंत के कार में बैठ जाती है। फिर वो आद्यंत की तरफ देखकर धीरे से बोली, बहुत समय हो गया है, कहाँ जाना है अभी? आद्यंत उसे एक जगह बताता है जिसका लोकेशन ख्वाहिश अपने मोबाइल में लोकेशन डालकर ट्रैक करती है। जैसे ही वो मोबाइल में लोकेशन देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये लोकेशन तो उसके ऑफिस की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ये तो उस जगह का लोकेशन बता रहा था जहां पर फार्मिंग का काम होता है। 1 घंटे बाद कार उस लोकेशन पर रुकती है। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। दोनों आगे होकर सामने की तरफ देखने लगते हैं जहां दो दोस्त आलोक फार्मिंग कर रहे थे। अध्ययन तो उन लोगों से ऐसे बात करने लगता है कि उसे ये प्रॉपर्टी खरीदनी थी। वहां फार्मिंग का काम होने के कारण जमीन काफी ऊबदखा बदह सी थी, जिस कारण ख्वाहिश को उस पर चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो पहले ही जमीन ऊपर नीचे थी और ऊपर से उसने आद्यंत के कपड़ों को पहन रखा था। एक तो उसके पैंट बड़े, शर्ट लंबे और उसके बाल खुले हुए थे, जिसमें उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ये देखकर आद्यंत को रियलाइज हुआ कि वो उसको ऐसे कैसे लेकर आ गया। वो ऐसे कैसे सबके सामने इस तरह से आ सकती है, क्योंकि इस ड्रेस में ख्वाहिश बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। आद्यंत को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके अलावा कोई और उसकी वाइफ का ये रूप देखे। वहां फार्मिंग कर रहे लोगों की नज़र जैसे ही ख्वाहिश और आद्यंत पर जाती है तो सभी को लगता है कि बड़े लोग आए हुए हैं, तो वो सब उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। सभी लोग जो फीमेल थी वो सब आंखें फाड़ फाड़ कर ख्वाहिश की तरफ देख रही थी। ख्वाहिश को ये देखकर थोड़ा अजीब लगने लगता है। वो आद्यंत की तरफ देखती है तो आद्यंत तो उसके पास आता है और तुरंत उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींचते हुए बोलता है, रिलैक्स। आद्यंत की बात पर ख्वाहिश बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। वही वहां मौजूद सभी लोग उन दोनों को इस तरह से देखकर ये सोच रहे थे कि आखिर ये क्या कर रहा है। वही ख्वाहिश को भी ये देखकर अच्छा लगा कि आद्यंत उसकी केयर कर रहा है। आद्यंत जाकर और सब जगह देखने लगता है। वही ख्वाहिश एक साइड बैठकर लैपटॉप ऑन करके काम करने लगती है। अभी भी सबकी नजरें ख्वाहिश पर ही थीं। अध्ययन जब देखता है कि सब लोग किस तरह से उसकी वाइफ को घूर घूर कर देख रहे हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। तभी एक छोटा सा लड़का ख्वाहिश के पास आता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है, आप तो बहुत ही खूबसूरत हो दीदी। ख्वाहिश यह सुनकर प्यार से उसके गालों पर अपने हाथ सहलाकर बोलती है, थैंक यू सो मच बेबी, आप भी बहुत ही क्यूट हो। ये सुन वो बच्चा मुस्कुरा देता है। फिर और भी छोटे छोटे बच्चे जाकर ख्वाहिश से बातें करने लगते हैं और ख्वाहिश उन सबके गालों और बालों पर अपने हाथ चला रही थी। आद्यंत तो वही एक साइड खड़ा ये सब कुछ घूर कर देख रहा था। उसे ये सब देख थोड़ा अजीब महसूस होता है।
क्योंकि उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो ये नोटिस कर रहा था कि कैसे उसकी वाइफ इन सबको छू रही है। आद्यंत था तो इतना बड़ा आदमी, और उसे हमेशा अपने से छोटे लोग या गरीब लोग अनहाइजीन लगते हैं, इसीलिए वो उनके करीब बिल्कुल नहीं जाता था। पर अपनी बीवी को इस तरह से उन सब के करीब देख वो तुरंत ही ख्वाहिश के पास जाता है और वो अपना रुमाल निकालकर उसके हाथों को साफ करने लगता है। आद्यंत को ऐसे साफ करते देख ख्वाहिश हैरान हो जाती है और हैरानी से बोलती है कि आप क्या कर रहे हैं? तुम कैसे वो सब कुछ छू सकती हो? अध्ययन ख्वाहिश की तरफ देखकर उससे बोला। ख्वाहिश ये सुनकर तुरंत ही आद्यंत से बोली कि ये आप किस तरह की बातें कर रहा है? वो छोटे बच्चे हैं। इतना बोलकर ख्वाहिश अपने हाथ को आद्यंत की पकड़ से छुड़ा लेती है। ये बात आद्यंत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर वो अभी चुप ही रहता है। फिर वो प्रॉपर्टी डीलर से जाकर बातें करने लगता है। वहीं ख्वाहिश बैठी हुई थी तो वो छोटे छोटे बच्चों के पास चली जाती है। वहां पर जाकर वो उनके साथ खेलने लगती है। वही आद्यंत टेंशन निगाहों से ख्वाहिश को देख रहा था। उसकी नजरें ख्वाहिश पर टिक जाती हैं, क्योंकि ख्वाहिश इस वक्त बिल्कुल ही बच्चों के साथ बच्ची हो गई थी। ये कितने मासूम और प्यारी, बिल्कुल बच्चों जैसी लग रही है। आद्यंत ख्वाहिश की तरफ देखकर मन ही मन सोचता है। वो एक बार फिर से ख्वाहिश की तरफ देखने लगता है और अपने मन में बोलता है, वो अब तक इतने सालों से किसके पीछे भाग रहा था? वो एक एलिगेंट लेडी के पीछे भाग रहा था, पर उसने कभी सोचा ही नहीं कि एक ऐसा रूप भी हो सकता है। मायरा को पसंद करने का उसका एक मेन रीजन ये भी था कि वो हमेशा से बहुत ही एलिगेंट तरीके से रहती थी, और जैसे आद्यंत छोटे लोगों से दूर रहता था और काफी अनहाइजीन चीजों को अवॉइड करता था, वैसे ही मायरा भी थी। वो अपने से छोटे लोगों को कभी भी अपने करीब नहीं आने देती। वो छोटे लोगों को अपने करीब खड़े भी नहीं होने दिया करती थी। आद्यंत कुछ सेकंड तक देखता है और फिर वो ख्वाहिश के पास जाता है और उसके सामने खड़े होकर उसके फेस को देखते हुए बोलता है, ये तुमने क्या किया है? क्योंकि ख्वाहिश के चेहरे और नाक पर मिट्टी लग गई थी। आद्यंत ख्वाहिश को मिट्टी लगा हुआ देख उसके नोच पर पिंच करता है तो ख्वाहिश घबरा कर बोलती है, क्या हुआ सर? आद्यंत कुछ नहीं बोलता है। वो इस बार बिना रुमाल के अपने हाथों से ही ख्वाहिश के बालों में लगे मिट्टी को साफ करने लगता है। ये करते हुए उसके होठों पर हल्का सा स्माइल आ जाता है। ख्वाहिश समझ नहीं पाती कि आखिर आद्यंत क्यों स्माइल कर रहा है, पर तब तक वहीं खेल रहे सारे बच्चे भी ख्वाहिश की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। ख्वाहिश अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सब क्यों हंस रहे हैं। वो अजीब तरीके से आद्यंत की तरफ देखती है तो आद्यंत तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उसमें कैमरा ऑन करके ख्वाहिश के चेहरे की तरफ दिखा देता है। ख्वाहिश जब अपना चेहरा देखती है तो उसके चेहरे पर और बालों में मिट्टी लगी हुई थी। अपना ये रूप देख वो भी हंसने लग जाती है। फिर वो खुद से अपने बालों में लगे मिट्टी को साफ करने लगती है। कुछ देर बाद वो दोनों और भी कुछ लोगों से मिलते हैं। अभी डील पक्की नहीं हुई थी, पर उनकी बातें लगभग हो गई थी। उनका ये डिमांड था कि इस जमीन के बदले उन्हें कहीं दूसरी जगह पर जमीन चाहिए। असल में आद्यंत के यहाँ आने का मेन कारण ये था कि वो एक्सपोर्ट कर सके। आद्यंत की कई शहरों में कंपनी होने के साथ साथ होटल भी थे, और वो इस तरह से फार्मिंग का काम करवाकर फूड कलेक्ट करना चाहता था जो कि शुद्ध और हेल्दी थे। उसे वो अपने होटल में एक्सपोर्ट करने वाला था। वो इन सब जगह से गेहूं, अनाज ये सब लेकर उसको अपनी कंपनी में ब्रेड में प्रोड्यूस करवाना था। कुछ देर तक सबसे बातें करने के बाद कुछ समय बीत गए थे और अब लंच का टाइम हो गया था। ख्वाहिश को याद आता है कि उसने तो लंच बनाया था, पर वो लाना भूल गई। वही वो लोग ख्वाहिश और आद्यंत के लिए भी लंच तैयार करवाते हैं। उनके लिए कुछ स्पेशल तरीके से लंच बनाते हैं, क्योंकि आद्यंत के जो दादाजी थे उनका गांव में बहुत ही अच्छा रुतबा था। गांव के लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इस कारण सभी लोग आद्यंत की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए वो लोग उनके लिए कुछ अच्छा बनवाते हैं।
जब लंच तैयार हो जाता है तो उन्हें खाने के लिए कहा जाता है, पर आद्यंत का तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। लेकिन ख्वाहिश बड़े ही खुशी खुशी लंच कर रही थी। आद्यंत ख्वाहिश को इस तरह से बड़े ही मजे से खाते देख अजीब नजरों से घूरता है, क्योंकि लंच हाथ से ही करना था और आद्यंत कभी भी बिना स्पून के कुछ नहीं खाया था। वही ख्वाहिश थी जो कि आराम से बैठकर बड़े ही मजे से लंच कर रही थी, वो भी अपने हाथों से। उसे ये खाना बहुत पसंद आ रहा था। वो आद्यंत को खुद की तरफ ऐसे घूरता हुआ पाकर अपने खाने को प्लेट को लेकर दूसरी तरफ जाकर उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाती है। जैसे ही ख्वाहिश ऐसे करती है, आद्यंत गुस्से से लाल हो जाता है। ख्वाहिश को इस तरह से खाते हुए देखकर आद्यंत भी अपने हाथ से खाने की कोशिश करता है, पर वो खा नहीं पाता है। तो वो अपना फोन निकलता है और तुरंत ख्वाहिश को कॉल करता है। उसके कॉल पिक करते ही आद्यंत गुस्से से बोलता है, तुम वहां क्यों खाने के लिए चली गई? इधर आओ, मुझे खाने में प्रॉब्लम हो रही है। ख्वाहिश आद्यंत की बात सुन अपने सिर को घुमाकर उसकी तरफ देखती है और अपने दांतों को दिखा देती है। फिर ख्वाहिश वहां से उठकर वापस आद्यंत के पास आती है और उसके सामने खड़े होकर बोलती है, क्या हुआ सर? फिर वो आद्यंत के हाथों को देखकर धीरे से बोलती है, सर, आप ऐसा करिए, आप इसे मत खाइए। मैं आपके घर चलकर आपके लिए कुछ बना दूंगी। कितनी ढिठ लड़की है ये, तुम तो खाली मजे से, अपने हस्बैंड का तो तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं। आद्यंत तंज कसते हुए ख्वाहिश से बोला, अब आपको नहीं पसंद तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी ना खाऊं और भूखे मर जाऊं। ख्वाहिश अपने मन ही मन बोलती है, लेकिन फिर ख्वाहिश वहीं आद्यंत के पास बैठ जाती है और उसके प्लेट में से उसे खिलाने लग जाती है। आद्यंत को खाने का टेस्ट तो उतना पसंद नहीं आया था, पर उसे ख्वाहिश अपने हाथों से खिला रही थी। इस बात की उसे बहुत खुशी थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे मिर्ची बहुत लगने लगती है और उसके होंठ रेड हो जाते हैं। ख्वाहिश आद्यंत के रेड होंठों को ही देख रही थी और उसे ये देखकर हंसी भी आ रही थी कि उसका हस्बैंड तीखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ख्वाहिश के भी होंठ रेड हो गए थे, जलकर। लेकिन उसे पसंद आ रहा था, क्योंकि वो कुछ नया ट्राई कर रही थी। वो इंजॉय से खाती है और फिर आद्यंत को खिलाने के बाद उसे अपने हाथों से पानी भी पिलाता है। आद्यंत तो उसे बिल्कुल मना नहीं करता, क्योंकि ख्वाहिश उसे अपने हाथों से जो खिला रही थी, इसी बात की उसे बहुत खुशी थी। खाना खाने के बाद ख्वाहिश और आद्यंत दोनों ही एक पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। आद्यंत का होंठ अभी भी रेड था और उसे अभी भी तीखा लग रहा था। आद्यंत की ऐसी हालत देखकर ख्वाहिश को अभी भी बहुत हंसी आ रही थी, पर वो खुद की हंसी को कंट्रोल किए हुए खड़ी थी, जिसे आद्यंत देखकर समझ गया और वो उसे घूर कर देखता है। फिर वो एकदम से ख्वाहिश को वहीं साइड में पेड़ से लगाकर खड़ा कर देता है। फिर बिना वार्निंग के उसके होंठों पर किस करने लगता है। आद्यंत का अचानक ऐसा करने से ख्वाहिश हैरान रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आद्यंत ख्वाहिश को पेड़ के पीछे खड़ा करके किस कर रहा था। इस कारण कोई उन्हें देख नहीं पाता, पर कुछ काम कर रही औरतों की नजर उन पर चली जाती है, तो वो सब उन दोनों को इस तरह से किस करते देख शर्माने लगती हैं। फिर मुस्कुराकर वो सब अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती हैं। वही आद्यंत काफी देर तक ख्वाहिश के होठों पर किस करता रहता है। करीब 10 मिनट बाद आद्यंत ख्वाहिश के होठों को छोड़ता है, तो ख्वाहिश का होंठ एक बार फिर से जलने लगता है। वहीं आद्यंत को अब अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका दिल जल रहा था अब तक। ख्वाहिश को इस तरह से देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। आद्यंत तो इस तरह ख्वाहिश की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर बोला, कैसा लगा टेस्ट? ख्वाहिश उसे कुछ नहीं बोलती है। तभी आद्यंत एक बार फिर स्माइल करते हुए बोला, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। इतना बोल आद्यंत अपने होठों पर अपने टंग को फिराने लगा। ख्वाहिश को इस तरह ठगा हुआ देखकर एक बार फिर से आद्यंत उसे पेड़ के वाल में ले गया और एक बार फिर से उसके होठों को चूमने लगा। वहीं इस समय मायरा की कार भी वहां आकर रुकी और मायरा कार से बाहर निकली। वो तेजी से चलते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने दूर से देखा
कि दो लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं, पर पेड़ के वाल में होने के कारण उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो कौन है। पर दूरी होने के कारण उसे उन दोनों का चेहरा सही से नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे मायरा के कदम आगे बढ़ रहे थे, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थीं। आद्यंत को इस तरह से ख्वाहिश को किस करता देख मायरा के तो तन बदन में आग लग गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और ख्वाहिश को तुरंत आद्यंत से दूर कर एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल पर मारते हुए बोली, क्यों ब्लडी बीच, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आद्यंत बेबी के करीब जाने की। मायरा के ऐसे थप्पड़ मारने से ख्वाहिश अपने गालों पर हाथ रख आंखों में आंसू ली खड्डी उसको देखती रहती है। तभी मायरा गुस्से से एक बार फिर से ख्वाहिश को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर इससे पहले कि वो ख्वाहिश को थप्पड़ मार पाती, आद्यंत उसका हाथ पकड़ लेता है। आद्यंत के ऐसे पकड़ने से मायरा छटपटाने लगती है। वही ख्वाहिश अपने नम आंखों के साथ आद्यंत की तरफ देखती है, फिर अपने गालों पर हाथ रखे हुए वहां से दूसरी तरफ चली जाती हैं। बेबी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? क्या ये तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है? इतना कहकर वो उसे साफ करने लगती है। आद्यंत को साफ करते हुए ही मायरा की नजर आद्यंत के होठों पर जाती है, जो लिपस्टिक लगे होने के कारण लाल थे। ये देख मायरा सब समझ जाती है कि जरूर इन दोनों के बीच किस हुआ है। तभी उसकी नजर आद्यंत के गर्दन पर जाती है, जहां पर ख्वाहिश के नाखूनों के निशान थे। ये देखकर तो मायरा तिलमिला उठती है, क्योंकि वो इन निशानों को देख बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई थी कि ख्वाहिश और आद्यंत के बीच कुछ तो हुआ है। अब भला वो कैसे इन निशान के बारे में नहीं जानती? वो अर्जुन के साथ इंटीमेट होती है, तो उसे इन सब के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज था। मायरा आद्यंत के गले पर बने निशानों की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही मासूमियत से पूछती है, बेबी, ये क्या हुआ है? अपनी बात बोलकर वो आद्यंत के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखना चाहती थी कि आखिर आद्यंत क्या रिएक्ट करता है। क्या वो घबराता है या नहीं? लेकिन आद्यंत बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करते हुए उससे बोला, नथिंग, हम बाद में बात करते हैं, मुझे अभी ख्वाहिश से कुछ डिस्कस करना है। इतना बोल आद्यंत ख्वाहिश जिस तरफ गई थी उस तरफ जाने लगता है, पर तभी मायरा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली, बेबी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस यू सो मच बेबी। इतना कहकर वो उसके गले लग गई, उसको किस करने वाली थी, पर आद्यंत तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। वही मायरा अभी भी उससे चिपकी हुई थी। वही ख्वाहिश वहां से जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखती है, और उन दोनों को इस तरह हग किए हुए देख उसका दिल और भी टूट जाता है, और उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क आते हैं। वही आद्यंत मायरा को कुछ दूर कर ख्वाहिश के पीछे चला जाता है। मायरा ये देख गुस्से से अपना पैर पटकते हुए उसे जाते हुए देखती रहती है। आखिर वो कौन सा जादू कर रही है मेरे आद्यंत पर? क्या कोई ब्लैक मैजिक कर रही है? जो कल तक मेरे एक झलक के लिए मेरे पास रहने के लिए तरसता था, आज वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो भी उस लड़की के लिए। मायरा गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली। फिर वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर खुद से बोली कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं इस तरह से आद्यंत को खो नहीं सकती। आद्यंत मेरा है और मेरा रहेगा। मैं उससे कभी भी ख्वाहिश का तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वही ख्वाहिश एक तरफ आकर बैठी हुई थी। उसने अपने आंसुओं को तो पोंछ लिया था, पर उसकी पलकें अभी भी गीली थीं। उसका गाल भी रेड था, उस पर मायरा की उंगलियों के निशान थे। आद्यंत ये देखकर उससे बोला, कम विथ मी इन माय कार। नो सर, मैं नहीं आ सकती। आप यही बता दीजिए जो भी बताना है। ये सुनकर आद्यंत गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, दिस इज माई ऑर्डर। ये सुनते ही ख्वाहिश चुपचाप उठी और कार में जाकर शीट पर बैठ गई। आद्यंत भी आया और उसके बगल में बैठ गया। फिर तुरंत उसके गालों को पड़कर अपने करीब खींच के उस पर अपने हाथों से की पैक लगाने लग गया। ये महसूस करते ही ख्वाहिश की आंखों से मोटे मोटे आंसू आने लगी और उसके होंठ कांपने लग गए। ये देखकर आद्यंत का तो मानो खून जल गया हो, उसके रोम रोम में आग लग गई हो, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था।
उसे गुस्सा ख्वाहिश पर नहीं था, उसे गुस्सा खुद पर था कि मायरा ने उसकी बीवी से उसकी आंखों के सामने ही बदतमीजी की और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन वो मन ही मन डिसाइड करता है कि मायरा ने जो कुछ भी किया है उन सब का एक एक का खामियाजा उसे भुगतना ही होगा। वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं बचने देगा। इतना बोलकर आद्यंत तो एक बार फिर से ख्वाहिश को अपने और करीब खींचकर उसके गालों पर धीरे धीरे आइस पैक लगाने लगता है। ख्वाहिश जल्दी से अध्ययन आद्यंत को खुद से दूर करने लगती है। वो उसे दूर करते हुए बोलती है, सर, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं खुद से कर लूंगी। आप कार से बाहर जाइए। अगर मायरा ने हमें इस तरह से देख लिया तो वो फिर से कोई सीन क्रिएट करेगी, जो मैं नहीं चाहती। और वैसे भी हमारे बीच ऐसा कुछ है नहीं, तो क्यों उसे ये सब दिखना चाहिए? और आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप तो मायरा दी से प्यार करते हैं। आपको उसके प्रति लॉयल होना चाहिए। कम से कम मैं आपकी वाइफ हूं। आप मेरे पति तो नहीं हैं, लेकिन आपको उसके प्रति तो आपको लॉयल होना चाहिए। आद्यंत गुस्से से ख्वाहिश को अपने और करीब खींच लेता है और उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोलता है, शट अप, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। आद्यंत इतना कहते हुए वो आइस पैक लगाने लगता है। फिर एक बार वो जानबूझकर तेज से उसके गालों पर आइस पैक दबा देता है, जिससे ख्वाहिश की चीख निकल जाती है। फिर वो धीरे धीरे से उसे लगाने लग जाता है। सॉरी, आप क्या कर रहे हैं? ख्वाहिश दर्द भरी आवाज में आद्यंत से बोली, तो आद्यंत उसे चिपका कर अपने सीने पर उसका सिर रख देता है। फिर प्यार से उसके गालों पर आइस पैक रखने लगता है। वही मायरा आद्यंत और ख्वाहिश दोनों को ही ढूंढ रही थी। वो दोनों उसे कहीं नहीं दिख रहे थे, जिससे मायरा आग बबूला हो रही थी। तभी वो एक आदमी से आद्यंत के बारे में पूछती है, तो वो आदमी उन्हें बताता है कि वो तो कार में बैठे हुए हैं। ये सुनकर मायरा कार की तरफ बढ़ जाती है। वो थोड़ी दूर से देखती है कि आद्यंत कार के अंदर ही ख्वाहिश के होठों पर किस कर रहा है। ख्वाहिश, जो कि अब तक आद्यंत के सीने पर अपना सर रख कर सो गई थी, तो आद्यंत की गहरी निगाहें ख्वाहिश के खूबसूरत चेहरे पर ठहर गई थीं। सोते हुए ख्वाहिश उसे बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम लग रही थी। वो उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसकी नजरें ख्वाहिश के गुलाबी होठों पर गईं, तो उसका गला सूखने लगा। जब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो ख्वाहिश को किस करने लगा। ख्वाहिश अभी भी नींद में थी, उसे इस बात का कोई होश ही नहीं था। आद्यंत कभी ख्वाहिश के होठों पर, तो कभी गालों पर, तो कभी उसकी आंखों पर, तो कभी उसके गर्दन पर किस करे जा रहा है। आद्यंत को इस वक्त किसी चीज का कोई होश नहीं था। वो ख्वाहिश की खूबसूरती में पूरा खो गया था। वहीं ये चीज मायता देख लेती है कि ख्वाहिश तो सो गई है, पर आद्यंत खुद से उसे किस कर रहा है। ये बातें मायरा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि आद्यंत खुद से ही ख्वाहिश के करीब जा रहा है। वही ख्वाहिश तो किसी प्यारी सी गुड़िया की तरह उसकी बाहों में सिकुड़ कर सोई हुई थी। आद्यंत को खुद से अपनी तरफ से किस करते देखकर मायरा के तो तन बदन में आग लग गई थी। वही मायरा अपने हाथों की मुट्ठी कश लेती है और चलते हुए कार के थोड़ी दूर पर जाएगी और बोली, आद्यंत बेबी, क्या तुम यहीं पर हो? उसने इस तरह से जताया जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। वही मायारा की आवाज सुनकर कार के अंदर बैठा आद्यंत जल्दी से ख्वाहिश के कपड़ों को ठीक करने लग जाता है, जिन्हें उसने खुद से ही बिखेर दिया था। ख्वाहिश के कपड़े ठीक करने के बाद आद्यंत तो एक बार फिर से ख्वाहिश के चेहरे की तरफ झुकता है और उसके होठों पर सॉफ्ट किश करता है। फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा देता है। वो फिर उसके बाद वापस से सीट पर ढंग से बैठ जाता है। यश मायारा, आद्यंत बिना किसी भाव के मायारा से बोलता है, तो मायारा तुरंत ही बोलती है, बेबी तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। और तुम तो काम के लिए गए थे, तो फिर तुम यहाँ कार में क्या कर रहे हो? वो भी इसके साथ? तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो मेरी सेक्रेटरी है, तो मेरे साथ ही रहेगी ना? आद्यंत मायरा की बात सुनकर उससे बोला। तभी मायरा सोई हुई ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखकर बोली, बेबी, अगर ये तुम्हारी सेक्रेटरी है
तो फिर ये सो क्यों रही है? इसे तो काम करना चाहिए ना, फ्री के पैसे थोड़ी मिलते हैं। आद्यंत मायरा की तरफ देखकर उससे बोला, मायरा क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी पोलाइट रहा करती थी और आज तुम इतनी एरोगेंट क्यों हो रही हो? तुम तो बिल्कुल वो मेरा लग ही नहीं रही जिसे मैं जानता हूं। तुम तो कोई और ही लग रही हो। आद्यंत की बात सुनकर मायरा को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रही थी। इस तरह से तो आद्यंत के सामने उसका रियल फेस आ जाएगा, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वो इस तरह से अपनी इमेज डाउन कर रही है उसके सामने, क्योंकि वो तो हमेशा इनोसेंट और बेचारी बनकर उसके सामने रहती थी। मायरा तुरंत ही अपने बिहेवियर को चेंज कर मासूम बनकर अपने आंखों में आंसू लिए आद्यंत की तरफ देखकर बोली, सॉरी बेबी, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुमसे इस तरह से रूड बिहेव किया। मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और ख्वाहिश के ऊपर मैंने स्लैप किया। ख्वाहिश जब उठेगी तो मैं उससे सॉरी बोल दूंगी। अपनी बात बोलकर मायरा कार का डोर ओपन करके अंदर आकर आद्यंत के गोद में बैठकर उसे हग कर लेती है, जिस पर आद्यंत कोई रिएक्ट नहीं करता। बेबी, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मैंने तुम्हारी बीवी को हर्ट किया है, इसीलिए तुम मुझसे नाराज हो। मायरा मासूम बनकर आद्यंत से बोली, पर आद्यंत कुछ भी नहीं बोलता। वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। बेबी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आद्यंत मायरा की बात सुनकर उससे बोला, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूं। ये सुनकर मायरा बोलती है, पर मैं ऐसे कैसे? कोई सुन लेगा तो? पर यहां कोई नहीं है मायरा, तो तुम बोल सकती हो। आद्यंत तुरंत ही मायरा से बोला। तभी मायरा ख्वाहिश की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम्हारी बीवी तो यहां है ना, तो उसने सुन लिया तो? वो अभी सो रही है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे बारे में सब कुछ जानती हैं वो। आद्यंत की बात सुनकर मायरा अपने होठों को भींचती है और वो उसकी तरफ देखकर अपने मदहोश कर देने वाली आवाज में बोलती है, बेबी, मुझे तुम्हारे साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। मुझे आज की रात तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल बनाना है। मुझे ना जब से तुम गायब हुए हो, मैं तुम्हारे लिए कितनी बेचैन हो गई थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। आई एम गना मैड फॉर यू। वो आद्यंत को अपनी बातों से सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी। आद्यंत एक नजर ख्वाहिश की तरफ देखता है और फिर मायरा से बोलता है, बेबी, अभी मुझे यहाँ कुछ काम है, तो तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी जगह पर रहो, क्योंकि तुम्हारा एक क्लास है। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी अपना स्टैंडर्ड गिराए। लोगों को सरप्राइज मिलेगा ना, जब मैं तुम्हें खुद से अपने साथ लेकर आऊंगा यहाँ सबसे मिलाने। आद्यंत के मुंह से खुद के लिए बीवी शब्द सुनकर मायारा का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत उससे और चिपक कर मुस्कुराते हुए बोली, रियली बेबी? यस, तो तुम अब यहां से जाओ, मैं खुद से तुमसे मिलने आऊंगा। आद्यंत की बात पर मायरा तुरंत बोली, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? उसे भी यहां से जाना चाहिए। भले ही मायरा खुद को दिखा रही थी कि उसे ख्वाहिश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वो अपनी जेलसी को छिपा नहीं पा रही थी। वो कैसे जाएगी? वह मेरी सेक्रेटरी है, तो मुझे उसकी जरूरत है। आद्यंत मायरा से बोला। वही मायरा ये सुनकर आद्यंत से बोली, तो फिर तुम्हारी सेक्रेटरी कहाँ है? उसे यहाँ होना चाहिए ना। मेरी सेक्रेटरी अभी अपने हस्बैंड के साथ हॉलिडे पर गई है। आद्यंत की बात सुन मायरा गुस्से से बोली, उसकी इतनी हिम्मत कि इस तरह से काम के बीच में वो हॉलिडे पर जा रही है। रुको, मैं अभी उसकी क्लास लेती हूँ। नहीं बेबी, तुम उसे कॉल नहीं करोगी। तुम उसे डिस्टर्ब मत करो। उसने ये बोनस कमाया था, इसीलिए मैंने उसे हॉलिडे पर जाने दिया। और रही बात मेरी न्यू सेक्रेटरी की, तो मुझे इसके साथ कुछ हिसाब चुकता करना है, इसलिए ही तो मैंने इसे अपनी सेक्रेटरी बनाया है। मायरा की बात पर आद्यंत बोला, क्या बेबी, क्या हिसाब चुकता करना है? मायरा ने उससे पूछा। तो आद्यंत मायरा से बोला कि नहीं बेबी, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपना एंजॉय करो, वो सब मैं खुद हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर मायरा शांत हो जाती है। मायरा भले शांति थी,
पर उसे ख्वाहिश पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। जब जब वो ख्वाहिश को देख रही थी, उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वो यही सोच रही थी कि अगर अभी वो यहाँ से चली गई, इन दोनों को ऐसे अकेले छोड़कर, तो कहीं उन दोनों के बीच कुछ बात आगे ना बढ़े, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि कैसे ख्वाहिश सोई हुई थी, तब भी आद्यंत उसको किस कर रहा था। उसे लगता है कि आद्यंत को बॉडी चाहिए, वो फिजिकल होना चाहता है। ये सोचकर मायरा आद्यंत के गले में अपनी बाहें डालकर उससे बोली, बेबी आज तो मैं रुक सकती हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ बेबी। तुम इसे कार से बाहर भेजो, आज की रात हम कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ रोमांटिक सा, जो हमारी रात अधूरी रह गई है। मैं उस अधूरी रात को पूरी करना चाहती हूँ। सॉरी मायरा, मुझे आज बहुत काम है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। आद्यंत तो नॉर्मल वे में मायरा से बोला। ये सुनकर मायरा गुस्से से दांत भींच लेती है। वो ये सोचती है कि ये मुझे बोल रहा है कि टाइम नहीं है, और ख्वाहिश जो कि सो रही थी, तब ये उसके साथ लगा हुआ था। वही बैक सीट पर बैठी ख्वाहिश ये सब कुछ सुन रही थी। ऐसा था कि ख्वाहिश स्टार्टिंग से ही जगी हुई थी। पहले वो सो गई थी, पर जैसे ही आद्यंत उसे किस करने लगा था, तो उसकी नींद टूट गई थी। वहीं आद्यंत जब अपनी हरकतें उस पर बढ़ने लगता है, तो ख्वाहिश उसे खुद से दूर करना चाह रही थी। पर उससे पहले ही वहां पर मायरा आ गई, तो ख्वाहिश इस तरह सोई रही थी। वो अपनी आंखें नहीं खोली, इसलिए वो उन लोगों की कही एक एक बातों को सुन लेती है। और मायरा और आद्यंत की बातें उसके दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थीं। जब उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसे बहुत रोना आ रहा था, पर वो बड़ी मुश्किल से खुद के आंसुओं को कंट्रोल किए हुए थी। उनकी बातों को सुनकर वो समझ गई थी कि उन दोनों के बीच ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। उसने अपनी आंखों को बंद कर रखा था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें खोलकर उन दोनों को एक दूसरे को किस करते हुए देख सके। आखिर थी तो वो उसकी बीवी ही, और कोई भी बीवी भला अपने पति को अपनी आंखों के सामने किसी और को किस करते हुए कैसे देख सकती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, जहां आद्यंत और मायरा दोनों ही फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। वही ख्वाहिश बैक सीट पर लेटी हुई थी। उन दोनों सीट के बीच पार्टीशन लगा हुआ था। ख्वाहिश अब खुद को रोक नहीं पाती और अपने मुंह को दबाकर रोने लगती है। उसे यही लग रहा था कि उन दोनों के बीच में रोमांस हो रहा है। फ्रंट सीट पर बैठा आद्यंत अपना काम कर रहा था, पर मायरा थी कि उससे चिपकी हुई थी। वो बार बार उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो थोड़ा सा उससे दूर होती है कि अचानक उसे सिर पर चोट लग जाती है और उसके मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसे सुनकर ख्वाहिश कुछ और ही समझ लेती है और वो कसकर अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लेती है। पर उसकी आंखों से जो आंसू थे, उन्हें वो रोक नहीं पाती। आंसू की धारा तेजी से बहने लगते हैं। वो कुछ देर तक इस तरह बैक सीट पर लेटी रहती है। फिर जब उसे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो धीरे से बैक सीट का डोर ओपन करती है और बिना कुछ बोले कार से बाहर निकल जाती है। यहां तक कि उसके निकलने का भी किसी को कुछ पता नहीं चलता। आद्यंत तो अपने काम में इतना मसरूफ था कि उसे कुछ भी सुनाई ही नहीं देता। वही फ्रंट सीट पर बैठी मायरा को तो गुस्सा आ रहा था कि आद्यंत क्यों उसकी बात नहीं सुन रहा, क्यों उसकी बात नहीं मान रहा है, जब वो खुद उसे ऑफर कर रही है। इसलिए वो जानबूझकर अपने कपड़े खिसकाकर उसका गला डिप कर लेती है और अपने बैक सीट का चैन ओपन करके आद्यंत के पास जाकर चिपक कर उससे बोलती है, बेबी आई वांट अ किस यू। आद्यंत तो मायरा की बात सुन उसे पूरी तरह से अवॉइड कर देता है और वो उससे बोलता है, बेबी आई एम बिजी, मुझे अपना काम करने दो। आद्यंत की बात सुनकर मायरा